पाठक, डायलॉग मंच नमस्ते। में आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, डायलॉग मंच का सिर्फ एक मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा हम उन ऐसे कैंडिडेट को बुलाएं जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल कर रखे हैं और उनसे एक वार्तालाप के जरिए आपको वो मोटिवेशन, सजेशन, स्ट्रैटेजी से रूबरू कराया जाए जिसको कि आज के समय में आपको बहुत जरूरत है। तो आज जो हमारे सामने शख्सियत है वो है श्रवण पांडे जी। श्रवण पांडे जी, आपका इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो श्रवण कुमार पांडे जी इस साल बीपीएससी 65 बीपीएससी में क्वालिफाई किया है और अपने लिए रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट को सुरक्षित किया है। तो हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही, वो कौन कौन से पॉइंट थे जहां पर उन्होंने स्ट्रगल किया, रेक्टिफाई किया। तो श्रवण जी, मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि आप अपनी जो जर्नी है इसको एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। आपकी स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपके अंदर वो इच्छा कब जागी कि आप यूपीएससी में कंपटीशन के इस क्षेत्र में आए? सर, मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और यहाँ जैसे कि हमारे बिहार झारखंड में शुरू से ही लोगों में सिविल सर्विसेज का क्रेज होता है, उसी तरह सर जैसे मैं उसके बाद मेरे पिताजी आर्मी में, तो मैं बाहर निकले, हम लोग हमारी पूरी फैमिली बाहर निकल गई और हम लोग इलाहाबाद में रहने लग गए। वहाँ पे हमने अपनी पूरी पढ़ाई की है, जैसे स्कूल हमारी माँ से हुई है। उसके बाद सर मैंने बीटेक किया हुआ है दिल्ली से। तो उसके बाद सर बीटेक के दौरान मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करूं और इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में जाऊं, पर फिर क्योंकि मुझे रुचि पुलिस सर्विसेज में ज्यादा थी तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आईपीएस या आईएएस की तैयारी करूं। तो मैंने थर्ड ईयर में ही लगभग स्टार्ट करने की कोशिश की, पर क्योंकि कॉलेज के साथ गाइडेंस ना होने के कारण उतनी अच्छी तैयारी हुई नहीं। फिर मैं पास होने के बाद, इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद मैं दिल्ली में ऑप्शनल की कोचिंग की। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे और कुछ सेलेक्टेड भी थे, तो उन्होंने कुछ मुझे गाइडेंस दिया कि देखो हम उनके गाइडेंस में मैंने कोशिश की, तो अपने जनरल स्टडीज की पढ़ाई उनके गाइडेंस में की है। उसके बाद ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था, तो वो मेरा कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने वाजीराम से क्लासेस किए थे, वहां से कुछ वहां से मुझे मदद मिली सर। उसके बाद फिर मैं अपनी ही पूरी तैयारी करता रह गया यूपीएससी की। 2 साल मैंने यूपीएससी लगातार दिया, मेरा प्री नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते, क्योंकि मेंटल प्रेशर भी बन रहा था और इस चक्कर से मैं पीसीएस की तरफ रुक किया। और सर जैसे कि बिहार में लगातार फॉर्म निकल रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना बिहार को टारगेट किया जाए। तो फिर मैंने बिहार में दिया और मेरा प्री हुआ। तो फिर तब तक मेंस की कुछ तैयारी उतनी कुछ खास थी नहीं, न्यूज पेपर्स पढ़ते थे और जैसे कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे। तो फिर फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया कि मुझे गाइड करो, क्या करें। तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा करो। फिर हम कुछ मैगजीन्स को लाए, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू किया हमने। उसके बाद सर फिर जर्नी हमारी चली और अच्छी तैयारी हुई। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, बिना टेस्ट सीरीज के तो सर कोई संभव नहीं था ये। फिर इसको आगे बढ़ते हुए सर बस भगवान ने जो दिया, बस उनकी कृपा है। ये तो काफी आपने ब्रीफ में बहुत गहरी बातें बताई। तो यहाँ पर आपने क्या महसूस किया कि आपको जो ये संघर्ष मिल रहा था, जो आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही थी आपके? मतलब इसमें जो रुकावट है वो क्या थी? गाइडेंस की कमी दिख रही है आपको कि फाइनेंशियल, जो हमारे हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए होता है कि एक फाइनेंशियल मैटर होता है, कि आपके अंदर जज्बा कम था? वो क्या चीज की कमी थी जिसके चलते एक अभ्यर्थी आपकी उम्र में स्ट्रगल कर रहा होता है, जो रिजेक्शन हो रहा होता है, कर रहा हो, सिलेक्शन ना हो? आप क्या महसूस करते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, किसकी कमी के कारण स्ट्रगल करना पड़ता है? सर जज्बा की कमी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर जज्बा की कमी होती तो शायद मैं अभी लगातार लगा नहीं होता। पर हाँ, मिडिल क्लास में होने के कारण थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेन तो सबके दिलों में होती है। जी श्रवण जी, बताइए जी। सर जैसा कि मैं बता रहा था कि मिडिल क्लास होने के कारण समस्याएं जरूर आती है फाइनेंशियली, पर हमारे जैसे मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम तैयारी करो, अच्छे से करो, सब कुछ हो जाएगा। पर सर एक गाइडेंस होती है, मैं गाइडेंस की थोड़ी कमी जरूर कहूंगा कि शायद मुझे लगी थी पहले दूसरे अटेम्प्ट में, जो मैंने आईएएस के एग्जाम में दिया, यूपीएससी के एग्जाम दिया था, उसमें मुझे थोड़ी गाइडेंस की कमी लगी और शायद मेरी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं रही होगी। तो उसके बाद फिर मुझे मूव करना पड़ा स्टेट सर्विसेज में,
जहाँ पे पूरी तरह से मैंने सर कुछ इंटरव्यू सुने लोगों के कि कैसे क्या करना चाहिए। उसके बाद पूरी तरह से मैंने खुद से कोशिश की और दोस्तों का सहारा जरूर लिया सर। उनकी मदद के बिना तो फिर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल एक क्रक्स पे बात कर दी कि दो ही चीज चाहिए सिलेक्शन के लिए, एक तो अंदर का जज्बा और दूसरा गाइडेंस। बाकी तो कठिनाइयां सबके साथ कॉमन रहती है, अगर ये दोनों की कॉम्बिनेशन किसी को मिल जाए तो सफलता जरूर मिल जाती है। तो बहुत खूब। जी चलिए सर। श्रवण जी, हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने कौन सी रणनीति, बीपीएससी के लिए कौन सी रणनीति अपनाई, जो कि ये माना जाता है कि सबसे टफ कंपटीशन है, यहाँ बिल्कुल ये ओपन होता है सबके लिए। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर जैसे कि मुझे बीपीएससी जब देने का मैंने मन बनाया, तो मैंने सोचा पहले प्रीलिम्स को टारगेट करता हूँ। और जहां तक मैंने मेंस के लिए देखा था कि एनफ टाइम 5 महीने की मिलती है, मैं 5 महीने में अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो हो जाएगा। तो यही मैंने पहले स्टार्ट किया। पर बाकी जो नए लोग कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगा नहीं, शुरू से करना चाहिए। लेकिन फिर भी सर प्रीलिम्स की तैयारी मैंने 3-4 महीने में की, 3 महीने लगभग की थी मैंने लगातार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और कुछ करंट अफेयर्स की मैगजीन्स लगाई और कुछ यूट्यूब के चैनल वगैरह के सहारा लिया। और जो मैंने यूपीएससी में पढ़ा था स्टैटिक पोर्शन, सर उसको रिवाइज किया। और इस तरह मेरा प्रीलिम्स हुआ। और प्रीलिम्स होने के बाद सर पूरी तरह से मेंस के लिए मैंने खुद को डेडिकेट कर दिया। 4-5 महीने जितने जितने थे उसमें लगा दिए और फिर कोशिश की तो सब निकल गया। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल ये विनर्स जो फॉर्मूला है, और ये जहां तक हम सब और हमारी टीम भी देख रही है कि कॉमन सा है कि जिन लोगों का भी प्री निकल रहा है वो लास्ट के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग का जो आपका टेम्परामेंट है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वहां पर, वो भी बहुत हद तक आपको सपोर्ट करती है। ऐसा कुछ आपने भी देखा? इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आपको कुछ सपोर्ट किया आपको इस फील्ड में? सर जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करूं तो इंजीनियरिंग हमें पूरी तरह से प्रेशर लेना सिखा देता है। और यही कारण है कि आज सारे सर्विसेज में आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स काफी दिखेंगे। जिस कारण सर ये इंजीनियरिंग सर्विसेज ही, इंजीनियरिंग की तैयारी या इंजीनियरिंग करना ही मेरा ये बैकग्राउंड था, जिसने मुझे छोड़ने से मना किया खुद को कि भाई तुम छोड़ के नहीं जा सकते, तुम तैयारी करो। ये जुझारूपन मुझे इंजीनियरिंग में ही सीखने को मिला था। और जरूर सर बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग जो होती है किसी सब्जेक्ट की, वो मुझे इंजीनियरिंग ने सिखाई है कि कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो इंजीनियरिंग का तो बहुत बड़ा योगदान है सर। तो क्योंकि इंजीनियरिंग जब किसी ने ऑप्ट किया तो वो इस प्रोसेस में पहले से आ चुके होते हैं, कंपटीशन से ही तो जी सर। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट मिल रहा होता है। चलिए अब हम मेंस के बारे में बात करते हैं, तो हमें संक्षिप्त में वो मेंस के बारे में बताइएगा कि आपने जीएस में क्या स्ट्रैटेजी रखी, और क्या आंसर राइटिंग पे ज्यादा रिलाय करते थे आप, कि नोट्स बनाने पे ज्यादा एम्फेसिस करते थे, तो क्या प्रोग्राम रहता था आपका मेंस के लिए? जी सर जैसे कि मैंने मेंस के लिए तैयारी की तो मैंने पहले सिलेबस निकाला, डाउनलोड किया सिलेबस। और एक एक लाइन जो थे उसको मैंने मार्क किया कि मुझे क्या पढ़ना है। फिर एक एक टॉपिक पे, जैसे कि जीएस पेपर 1 का था, उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही है, उन्हीं को पढ़ना है। उन पे मैंने बेस्ट पॉसिबल 4-5 आंसर्स बना लिए थे कि बेस्ट पॉसिबल अगर इसको इस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो हर एक सवाल का, हर एक टॉपिक का बेसिकली में 4-5 आंसर मैंने तैयार कर लिए थे। उसी तरह जीएस पेपर 2 के लिए सर एक विजन आईएएस की मैगजीन्स आती हैं, उनको मैंने फॉलो किया और अच्छे से पढ़ा। और न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे तो करंट अफेयर को लिंक करने की कोशिश की और वो हो गया। सर प्रॉब्लम ऑप्शनल में आई जरूर थी, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी मैंने जरूर कोचिंग की थी उसकी। पर क्योंकि बीच में फ्री नहीं हुआ, उसके बाद 2 लगातार फ्री नहीं हुए, तो उस बीच में ब्रेक हो गया था मेरा सोशियोलॉजी की प्री रिवीजन वगैरह। तो एक तरह से सोशियोलॉजी भूल चुका था। फिर मैंने एक बुक मैंने पता किया, 2-3 टॉपर्स जैसे आईएएस के टॉपर्स वगैरह को मैंने देखा, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करने की कोशिश की। फिर एक किताब थी, मैंने किताब ली और फिर पूरी तरह से किताब को पढ़ा। एक बार में तो समझ नहीं आया, दूसरी बार भी कोशिश की, थोड़ा समझ आया। फिर 3-4 बार जब पढ़ा तो सर कुछ हद तक समझ आया। और कोशिश फिर लिखने की की मैंने। और इस बीच में जरूर मैं हर हर बार आंसर लिखता था। तो कुछ टेलीग्राम पे आपके ग्रुप मिल जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, तो वहां से आप देख के लिख सकते हैं। तो वही मैं करता था, मुझे क्वेश्चंस मिलते थे, मैं उसको लिखता था, पोस्ट कर देता था। और टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर रखी थी, तो वहां से मुझे राइटिंग प्रैक्टिस की पूरी मदद मिली। तो इस तरह सर मेरी मेंस की तैयारी हुई थी। बहुत खूब। तो मतलब ये कि आपने जो, जहाँ पर जो
निशाना था वहीं पे हैमरिंग करना स्टार्ट किया। आपने पहले से रादर देन की नोट्स बनाया, आपने ब्लूप्रिंट बनाया आंसर्स का, और कुछ सेलेक्टेड आंसर्स का आपने पहले से एजम्पशंस रख लिया कि ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उस पर आपने डिजाइन करके अपने प्रैक्टिस किया। तो ये तो बिल्कुल ही शॉर्टकट है, और ये कुछ तरीका बहुत ही कारगर रहता है। सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दीजिएगा कि वो कौन से बुक्स आपने फॉलो किया, क्योंकि सोशियोलॉजी अदर स्टेट्स में तो काफी पॉपुलर है, यूपीएससी में भी काफी पॉपुलर है। तो सोशियोलॉजी पे आपने क्यों इंटरेस्ट लिया, पहले तो ये बताइएगा। और चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और सोशियोलॉजी में तो थोड़ा गैप होता है, ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए सोशियोलॉजी में, समाज की समझ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो वो क्या कारण से आपने सर उसको किताबें जरूर बताइए। जैसे कि जब मैं पास आउट हुआ इंजीनियरिंग, तो मैं सर्च कर रहा था कि कौन सा मेरे लिए पॉसिबल सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ। और मुझे थोड़ा सिलेबस छोटा चाहिए था, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पता किया, क्या मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक थी, तो मैंने पता किया क्या इससे मैं ले सकता हूँ। तो सर सबने, जैसे कि जिनका भी मैंने सुना, जितने भी ब्लॉग्स पढ़े, उनमें सबने कहा था टेक्निकल सब्जेक्ट ना लेना ही प्रेफरेबल होता है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं खुद से कर सकता हूँ अच्छे से। तो पता करने में मुझे सोशियोलॉजी ही दिखा। और सोशियोलॉजी में सर सोसाइटी को, एक दो वीडियोस भी देखे थे सोसाइटी के बारे में बताया, तो वो थोड़ा एक इंटरेस्ट भी है सोसाइटी को जानने का। तो वो भी मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे जोन का है, मैं इसको कर सकता हूँ। फिर मैंने इसको तैयारी की थी सर। और सोशियोलॉजी जैसे किताब की बात कर रहे हैं आप, तो एक बुक है नितिन सांगवान की सर, एसेंशियल सोशियोलॉजी करके, वो मैंने ली थी। बेसिकली मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से क्या मिलेगा, तो मुझे कुछ ठोस मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ये किताब पता की, तो मिला मुझे, और मैंने लिया था और इसको पढ़ा पूरा। उसके बाद सर मैंने जैसे नोट्स बनाए थे अपने कोचिंग जो मैंने की थी, उसके नोट्स को भी मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। पर क्योंकि 2 ढाई साल बीत चुके थे, तो याद समझ नहीं आ रहा था। पर बुक पढ़ने के बाद जब मैंने नोट्स पढ़े, तो मुझे पूरी तरह से समझ आने लग गया, और फिर उस नोट्स का मैंने मदद लिया, और बुक ने तो फिर मदद ही की सर। बहुत खूब। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपने किताबों को रेफर किया रादर की पढ़ा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब आप पढ़ाई कर ही रहे थे, तो आपने वो चैप्टर्स पे डायरेक्ट आपने, मतलब चैप्टर स्पेसिफिक आपने स्टडी करी। आपकी इंटरव्यू आवाज का, ब्रेक हो रही सर, सॉरी, सुनाई नहीं। अच्छा, इंटरव्यू में कैसा रहा आपका, क्या मार्क्स रहे और क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? सर क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, और वैसे भी मेरे इंटरव्यू का भी पहला अटेम्प्ट था किसी भी जगह, तो थोड़ा मैं जरूर घबराया हुआ था स्टार्टिंग में। जब रिजल्ट आया उसके बाद मैं 5-6 दिन, मैं एक्चुअली शादी में था जब रिजल्ट आया, तो मेरे कजन की शादी थी, तो उस बार रिजल्ट आया, तो मैं वहां से आया, मैं जल्दी जल्दी वहां से आया। मैं सोचा कि अब तैयारी कैसे करूं, तो पहले कुछ दिन मैंने घर से तैयारी करने की कोशिश की। फिर एक ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था सेशन, तो मैंने वहां ज्वाइन किया, मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे बहुत नेगेटिव फीडबैक मिले। तो फिर मैं थोड़ा इंटरनली शटर हो गया कि ये भाई, ये तो दिक्कत है। देन आई डिसाइडेड टू गो टू पटना, एंड मैंने सोचा कि पटना में काफी कोचिंग मिल जाएंगे, वहां पे मैं कुछ 8-10 मॉक दे दूंगा, और शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाए। फिर मैं पटना चला गया, और पटना जाके 15 दिन पहले मैंने कुछ 10-12 इंटरव्यू दिए, मॉक इंटरव्यू दिए 4-5 कोचिंग्स में। फिर कुछ हद तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आया। फिर सर फाइनल में, मेरा फाइनल इंटरव्यू जो था वो बेसिकली सोशियोलॉजी पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। और क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में हैं, और मैं डिफेंस वाले बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो इस चक्कर से मेरा एक पैनल का पूरा ही सवाल डिफेंस पे था, और कुछ मिसलेनियस और क्वेश्चंस थे। तो ऐसा कुछ मिला जुला के मेरा इंटरव्यू रहा था। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो सर ठीक ही रहा था, पर उतना कुछ अच्छा नहीं था। मुझे 78 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, तो बस ये ये तो था। काफी, मतलब +50 ही रहा, मतलब अच्छा पॉजिटिव साइड में रहा आपका इंटरव्यू, मतलब 80 अराउंड, जी तो सर। 150 में 80 तो काफी रेस्पेक्टेबल मार्क्स जी है। सर। तो कुल मिलाकर ये जो जर्नी आपने अटेंड की, ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, तो इसमें आप वो क्या सलाह देना चाहेंगे जो आज के जो एस्पिरेंट हैं, इसको, इस प्रिपरेशन को कैसे लिया जाए, कितना सीरियसली लिया जाए, कितनी सिंसियरिटी का प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना इन्वॉल्वमेंट होना जी चाहिए, तो सर, आपका मैं क्या? इस पे मैं सिंसियरली बात करना चाहूंगा जरूर। एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड भी हैं, लास्ट ईयर उन्होंने दिया, और क्योंकि हम 3 साल से लगातार दे रहे थे बाकी एग्जाम्स, तो असफलता ही मिल रही थी, तो निराश तो हम भी हुए थे।
पर उसका कहना था कि देख यार मैं हो गया और अगर लगे रहोगे तो तुम भी हो जाओगे। तो बस मेरा यहाँ कहना है कि सर लगे रहना है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी चीज ये है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ, जैसे मैंने भी एक भी आंसर नहीं लिखा था प्री से पहले, मेन से पहले कोई आंसर नहीं लिखे थे। तो फिर मुझे लगता था कि क्या मैं लिख पाऊंगा आंसर, क्योंकि मैंने आखिरी टाइम जो लिखा था वो 12th पास करने इंजीनियरिंग में लिखा था। तो काफी टाइम हो गए उस टाइप के आंसर्स लिखे, और क्या मैं यहाँ कर पाऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा दिक्कत था। पर जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, लिखना शुरू किया, फिर कॉन्फिडेंस आने लग गया और वहां पे भी मार्क्स आने लग गए, तो लगा कि हाँ अब मैं लिख सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग या कहीं से भी ज्वाइन करना मस्ट है, आप अगर आपको मेंस निकालना है। और दूसरी चीज है कि अपने पे भरोसा रखना है, भरोसा रहेगा तो जरूर होगा, ये चीज है सर। तो बहुत ही आपने तो एक मार्वेलस पॉइंट दिया कि आदमी जो कैंडिडेट है वो लगातार इसमें लगे रहें, क्योंकि और हताश ना हो, क्योंकि ये तो साइक्लिक पैटर्न है। अब तो हर स्टेट्स में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अब वहाँ पे तो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम लिया जा रहा है, तो मौका आपके पास जी है, सर। तो इसमें हताश नहीं होना है, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है। अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप उन लोगों को जिन्होंने आपके लाइफ में आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन किया, जिनको आप श्रेय देना चाहते हैं, उन लोगों के कुछ नाम हम लोग के साथ शेयर करें, और एक लास्ट मैसेज अगर आप कुछ अभ्यर्थी को देना चाहें तो वो हम लोगों के साथ शेयर करें। जी सर, जैसे कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत भरोसा किया उन्होंने, और मुझे हमेशा सपोर्ट किया, इतने दिनों तक सपोर्ट करते रहे, तो उनको तो सबसे पहले श्रेय देना चाहूंगा। और कुछ दोस्त भी सर थे, जहाँ पे होता क्या है कि सर प्रिपरेशन मोड में जब आप इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं तो आपके सारे पीयर ग्रुप जो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब जॉब कर रहे होते हैं, फिर आपको भी थोड़ा हताशा फील होती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस चीज से थोड़ा अलग रह के कुछ ऐसे दोस्तों से बात करते रहना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करने का काम किया। और एक मेरे दोस्त हैं जिनका नाम अजीत है, अभी वो यूपी पीसीएस उन्होंने भी निकाला है, और वो अभी डेप्टी जेलर पे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता रहा हो हमेशा से, शुरू से ही। और आज भी जब भी कभी हताशा होती है तो मैं उसी को फॉलो कर वो पूछता हूँ क्या करना है नहीं करना है। तो ये सब थे। और कुछ मेरे और भी दोस्त हैं जो हमेशा से मेरे साथ रहे, बोले कि यार तू कर, टेंशन ना ले, जो भी करना है अच्छे से कर, जो भी हो जाएगा सब अच्छा होगा। अंततः नहीं होगा तो भी बहुत कुछ लेके निकलेगा इस जर्नी से, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जो आपको दुनिया की चीजें हर चीज सिखा देती है, जीने का तरीका सिखा देता है। आप इसके बाद भले ही इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, लेकिन आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। तो यही एक इसकी सबसे अच्छी बात है। तो ये आपको जीवन भर कॉन्फिडेंस देगा, और आप जब भी एक ग्रुप में खड़े होंगे आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ आता है, मैं जीरो नहीं हूँ इस दुनिया में। तो यही है, लोगों से मैं एक कहना चाहूंगा कि नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप अगर फेल भी हो रहे हैं तो आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप जीवन में बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। तो सर इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और बस बाकी सबको धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और उनका आशीर्वाद रहा तो और आगे पहुंचेंगे सर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे श्रवण कुमार पांडे जी ने तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो ये सिविल सर्विस का जो कंपटीशन है, ये एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। अगर आप इसको सिंसियरली अगर इन्वॉल्व हो गए तो आप अपने अंदर के बेहतरीन, जो हमारे अंदर का जो हीरो होता है ना, आप उसको निखार पाएंगे, उसको सामने लेकर के आ पाएंगे। तो इसको एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक फेज माने और इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि सफलता असफलता तो लगी रहती है। अगर इस फील्ड में अगर आप असफल भी हो गए तो ये आपको इतना कुछ दे जाएगा ये प्रिपरेशन, कि आप बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुल जाएगी। तो आपके साथ श्रवण कुमार जी ये सेशन तो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, और हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनको तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो डायलॉग मंच आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। थैंक यू।